हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का आगे का पोर्शन कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री में इज अराउंड वर्ल्ड वार वन, जो कि हुआ है 1914 से 1919 तक। और जो वर्ल्ड वॉर वन था ये लड़ा गया था बिटवीन सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में थे अपनी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो, एंड बुल्गारिया एंड ओटोमन एम्पायर। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट दी ब्रिटेन, बेल्जियम, जापान, फ्रांस, इटली, रशिया, सर्बिया, पुर्तगाल और यूएसए। ये सारे एलाइड पावर्स में थे। एंड जो रीज़न थे वर्ल्ड वॉर वन के, तो इट वाज कंसिडर्ड अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स ना। तो जो पहले से एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट थे उन सबको सेटल करने के लिए जो यूरोपियन पावर्स के लिए लड़ा गया था। तो कि ये सारे जो है जो विक्टोरियस पावर था इनके फेवर में सारे डिस्प्यूट सेटल होंगे, ये ऐसा एम था इसका। एंड इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी एंड प्रूफ ऑफ फेलियर ऑफ कंसर्ट ऑफ यूरोप और कांग्रेस ऑफ वियना जो 1815 में फॉर्म हुई थी उसका एक फेलियर है। जो बिकॉज जो पर्पस था कॉन्सेप्ट जो कंसर्ट ऑफ यूरोप या कांग्रेस ऑफ वियना का वॉज टू मेंटेन द पीस इन द यूरोप। तो ये पीस नहीं हो पाया, वर्ल्ड वॉर हो गया। और जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जर्मनी हैड इंडस्ट्रियलाइज रैपिडली सिंस 1870, और ये सेकंड मेजर पावर ऑफ यूरोप की तरह इमर्ज हो गया था। एंड देयरफॉर जर्मनी डिसाइड द सेकंड लार्जेस्ट कॉलोनियल पावर एज पर द इट्स स्टेटस। और फ्रांस को उस समय सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर था आफ्टर ब्रिटेन। एंड देयरफॉर जो है कॉलोनियल राइवलरी स्टार्ट हुई फ्रांस और जर्मनी के बीच में। जो अल्सैक लोरेन कोल रिच एरिया था फ्रांस का, ये एनेक्स कर लिया गया प्रशिया के द्वारा आफ्टर द फ्रैंको प्रशियन वॉर ऑफ 1870। और ये मेन रीज़न था बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी एंड फ्रांस। इसके अलावा ब्रिटेन और जर्मनी की भी नेवल राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू एस्केलेट द टेंशन। जो जर्मन नेवी थी वाज एक्सपेंडिंग रैपिडली एंड दिस मेड ब्रिटिश एंक्शियस एंड एज इट थ्रेटन द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉलोनियल एम्पायर। और अ स्ट्रॉन्ग नेवी जो है ये इसेंशियल थी फॉर मेंटेनिंग द कंट्रोल ओवर द कॉलोनीज। एंड विथ जर्मनी इमर्जिंग एज ए नेवल पावर कैपेबल ऑफ चैलेंजिंग ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है इनसिक्योर हो गया। एंड इमरजेंस ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी जो 1870 में हुआ आफ्टर यूनिफिकेशन बाय बिस्मार्क, it disturbed the balance of power in the Europe, as this united Germany was too big, too rich, and had big population as well, which made its neighbor uncomfortable. और इसीलिए फ्रांस और रशिया जो मेनलैंड यूरोप के नेबर्स थे जर्मनी के, वो दे वर फियर्ड, एंड स्पेशली व्हेन देयर वाज नो जियोग्राफिकल बैरियर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द जर्मनी। और जर्मनी ऑल्सो फेल्ट encircled ड्यू टू वेरियस एग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। फॉर एग्जांपल 1894 में फ्रैंको रशियन जो है सीक्रेट मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस और रशिया के बीच में, और जिसमें बोला गया था कि फ्रांस एंड रशिया वुड मिलिटरली असिस्ट ईच अदर इफ दे वर अटैक्ड बाय द जर्मनी। फिर 1904 में एंटेटे कॉर्डेली बना बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, जो कि एक मिलिट्री पैक्ट नहीं था बट ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने कॉलोनियल डिस्प्यूट रिजॉल्व किए थे और जो है फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे। फिर ब्रिटेन रशिया एग्रीमेंट साइन हुआ था 1907 में। तो जो है जो रशिया रूसो जापानीज वॉर हुआ था 1904-07 में। उसके बाद जो है उसके बाद रशियन रिवोल्यूशन हुआ, फर्स्ट रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1905। उसकी वजह से जो जार था, जो कि मोनार्क ऑफ रशिया था, वो वीक हो गया था एंड सॉट टू इम्प्रूव दी रशियन इकोनॉमी फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और उसकी वजह से अपने कॉलोनियल डिस्प्यूट जो है सेटल करना चाह रहा था विद ब्रिटेन इन रिटर्न ऑफ अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। जो रशिया ने इंडिया, अफगानिस्तान और तिब्बत को एज ए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन रिकॉग्नाइज कर लिया। एंड आफ्टर डिस्प्यूट ओवर द ईरान was resolved by demarcating 3 zones of the Iran। जो नॉर्दर्न जोन था ये एज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया रिकॉग्नाइज किया गया, सदर्न जोन जो है ब्रिटेन के द्वारा, और जो मिडिल जोन था उसको एक बफर जोन बना दिया गया टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट। इसके अलावा बिकॉज ऑफ दिस 1907 में जर्मनी ने फील किया कि वो ब्रिटेन फ्रांस और रशिया के दौरान सर्कल हो गया है। और इसके अलावा मोरक्कन क्राइसिस जो है 1906 की थी, इसने भी जो है जर्मनी को फील करा है कि इट वाज आइसोलेटेड इन द इंटरनेशनल अफेयर्स।
और इसके अलावा अलायंस सिस्टम, तो जर्मनी की ग्रीवांसेस रहे। फिर अलायंस सिस्टम जो है, तो बाय 20th सेंचुरी अलायंस सिस्टम जो इमर्ज हो गए थे यूरोप में, जिसमें ट्रिपल एंटिटी फॉर्म हुआ बिटवीन ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, और ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुआ बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। और इटली जो है वर्ल्ड वॉर 1 में ज्वाइन किया था, जब स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 1915 में, विद द साइड ऑफ एलाइड पावर्स, दैट इज ट्रिपल एंटिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ टेरिटरी बाई ब्रिटेन एंड फ्रांस पोस्ट विक्ट्री। तो बाद में जो है ट्रिपल अलायंस बना था, लेकिन ट्रिपल एंटिटी की तरफ से प्रॉमिस की गई टेरिटरी, तो इटली उधर साइड ज्वाइन कर लिया। एंड दिस अलायंस मेड वर्ल्ड वॉर मोर प्रोबेबल एज जो बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट थे उनका चांस टू गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मल्टीलैटरल कॉन्फ्लिक्ट ये इंक्रीज हो गया था अलायंस सिस्टम की वजह से। कॉलोनियल राइवलरीज जो है ये स्टार्ट हो गई थी। तो कॉलोनियल राइवलरीज में काफ़ी कॉलोनीज के बीच में अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्टेड थे, लाइक कॉन्फ्लिक्ट ओवर मोरक्को उसमें सिग्निफिकेंट रहा। इसके अलावा जो दोनों साइड्स थी अपना एलाइड पावर, सेंट्रल पावर, तो दे डिजायर्ड एक्सपेंशन ऑफ देयर कॉलोनियल एम्पायर बाय टेकिंग ओवर द कॉलोनीज ऑफ अदर आफ्टर देयर विक्ट्री। एंड जो कॉलोनीज थी दे वर दी इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज दे वर दी सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल, उसकी वजह से भी इनके लिए कॉलोनियल रेस थी। एंड इसके अलावा some commentators linked capitalism with World War I also, that is it is the profit motive of industrial class in different European countries that led to this colonial rivalry। और इस विचारधारा के जो समर्थक थे उसमें लेनिन और लाला लाजपत राय थे, उन्होंने लिंक किया था कैपिटलिज्म को इम्पीरियलिज्म से। फिर रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीइंग एंड जो है नॉर्दर्न पावर, एक्सेस टू वार्म वाटर वाज इंपॉर्टेंट फॉर रशिया फॉर इट्स ट्रेड। तो इसमें जो स्टेट ऑफ डार्डेनलिस थी ये प्रोवाइड करता था रशिया को एग्जिट इन द ब्लैक वाटर इनटू द ब्लैक फ्रॉम ब्लैक सी इनटू मेडिटेरियन सी। एंड दीज स्टेट्स हैड ओटोमन एम्पायर ऑन द ईस्ट एंड बाल्कन पेनिनसुला ऑन द वेस्ट। तो ओटोमन एम्पायर था वॉज अ ट्रेडिशनली राइवल ऑफ रशिया ना। तो ये 1853 से 1856 तक के बीच में इसमें क्रीमियन वॉर हुए थे। तो रशिया ट्राइड टू टेक ओवर द टेरिटरीज फ्रॉम द ओटोमन बट गॉट डिफीटेड बाय द ब्रिटेन। And also the influence of Germany and Austria-Hungary was increasing in the Balkan Peninsula. Therefore, Russia was concerned regarding the freedom of navigation in these straits. इसके अलावा सर्बियन नेशनलिज्म राइज कर रहा था। तो जो स्लेव्स थे ऑफ बाल्कन पेनिनसुला दे वांटेड यूगोस्लाविया एज देयर होमलैंड, एंड स्लेव्स वर द इथनिक ग्रुप दैट इंक्लूडेड डिफरेंट सब नेशनलिस्ट लाइक जो सर्ब्स, क्रोएट्स एंड अदर्स। एंड इसमें एक रोमानोफ डायनेस्टी थी ऑफ रशिया की, वॉज ऑल्सो अ स्लेविक डायनेस्टी। तो बिकॉज ऑफ दिस रशिया सपोर्टेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूगोस्लाविया। एंड this Serbian nationalism created conflict between Austria-Hungary Empire and the Serbia, or and this was because Austria-Hungary Empire था, ये एक मल्टी एथनिक एम्पायर था, and the creation of Yugoslavia would mean the loss of territory of huge territory of the Austria-Hungary Empire. And there were other nationalities also like Czechs, Slovaks and Germans, Poles. They would also have demanded their own countries. Therefore, Serbian nationalism had potential to disintegrate whole of the Habsburg Empire. And Russia wanted an ally in the Balkan Peninsula for freedom of navigation. और उसकी वजह से उसने सर्बिया को सपोर्ट किया in the demand of the Yugoslavia. And there was a rise of militant nationalism in the Europe since the 19th century, and there was culture of romanticism, that is willingness to sacrifice for the national glory, ये भी increase हो रहा था. And people of the different European countries desired their country to be economically and politically superior to others, and this created the pressure on the government to expand their colonial empires. And also there was support to the public for establishing supremacy through military victory. And all these जो है factors combinedly led to the World War I, जो कि इनविटेबल हो गया। तो World War I में क्या क्या इवेंट्स हुए, तो सबसे पहले जो है अपना ब्रिटिश रशिया एग्रीमेंट हुआ 1907 में, ताकि दोनों के बीच में अपना रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट
सेटल हुए। फिर बोस्नियन क्राइसिस आई 1908 में। तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, इसने बोस्निया को कैप्चर कर लिया था फ्रॉम ओटोमन एम्पायर। एंड बोस्निया जो है दे वाज मेनली पॉपुलेटेड बाय दिस स्लैब्स, एंड देयरफॉर सर्बिया डिजायर्ड बोस्निया फॉर यूगोस्लाविया। एंड इट अपी जो है अपील्ड रशिया जो है फॉर हेल्प, and Russia called a conference as it was anxious about the increasing influence of German and Austria-Hungary Empire in the Balkan Peninsula. और Britain and France did not attend the conference, but they believed that the German would come to military assistance of Habsburg Empire if the issue escalated, and they wanted to avoid wars. और उसकी वजह से Russia was humiliated and now began its militarization, so it could help Serbia in the future. तो ये दिस वाज दी बोस्निया क्राइसिस। तो नेक्स्ट है अपना अगादी क्राइसिस 1911 में हुई थी, एंड दिस रिजल्टेड इन अ बूस्ट ऑफ नेवल रेस इन जर्मनी। एंड जर्मनी की जो पब्लिक थी, दे ओपिनियन वाज ऑफ ब्रिटेन जो है ये डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दिस। मेनली जर्मनी और ब्रिटेन की नेवल पावर के बीच में ये क्राइसिस हुई थी इन अगादी आइलैंड्स। फिर बाल्कन वॉर्स हुए 1912 में, 1913 में 2 बाल्कन वॉर्स हुए। तो जो फर्स्ट बाल्कन वॉर था तो उसमें जो है मोंटेग्रो और सर्बिया और ग्रीस, दी वर दे टुक ओवर टेरिटरीज ऑफ द ओटोमन एम्पायर इन द बाल्कन पेनिनसुला। एंड जो सेकंड बाल्कन वॉर हुआ था उसमें बुल्गारिया जो है ये लड़ा था अगेंस्ट द ग्रीस, रोमानिया, सर्बिया एंड टर्की, because it was unhappy with the territorial redistribution after the first Balkan War. And जो बाल्कन वार थे they increases the chances of World War One because जो सर्बिया था, सर्बिया blamed Germany and Austria-Hungary for it not getting the Albania, which would have provided it access to the sea. जो जर्मनी थे, जर्मनी डेवलप्ड अ परसेप्शन दैट ब्रिटेन वुड नॉट एंटर अ फ्यूचर वॉर एज इट डिड नॉट कम टू द एड ऑफ द सर्बिया इन द सेकंड बाल्कन वॉर। तो उसकी वजह से जो जर्मनी ने ये परसेप्शन बना लिया। एंड फिर नेक्स्ट इंसिडेंस हुआ द असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक ऑफ द ऑस्ट्रिया। तो ये जो है कैपिटल थी बोस्निया की, वहाँ पे जून 1914 में इनका असैसिनेशन हुआ था। एंड इट वाज अ टेररिस्ट अटैक बाय बोस्नियंस ऑन विजिटिंग आर्कड्यूक एज दे वर द अनहैप्पी विद द एनेक्सेशन ऑफ बोस्निया इन 1908 जो किया गया था। और ऑस्ट्रिया हंगरी गेव अ सेट ऑफ डिमांड्स टू सर्बिया, and Serbia agreed to most of the demand but not all, as they at that would have meant the submitting sovereignty of Serbia to the Austria-Hungary Empire, and this triggered the war between Austria-Hungary and Serbia. तो फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि वाई दिस बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन ऑस्ट्रिया-हंगरी एंड सर्बिया टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर वन। तो एक तो रीज़न था वही वेब ऑफ अलायंस। तो रशिया जो है एलाई था सर्बिया का और सपोर्ट करने के लिए जो है प्लेस लिया था। जर्मनी जो थी उसने वार्न किया था रशिया को दैट इट विल सपोर्ट ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर इफ़ जो है रशिया सपोर्ट सर्बिया। एंड उसके लिए एक डेडलाइन भी दिया था टू डिमोबिलाइज इट्स आर्मी, एंड रशिया डिड नॉट एग्री टू दिस वार्निंग। एंड नाउ जर्मनी साइंड एन alliance with the Bulgaria and Ottoman Empire and Austria-Hungary and declared war on the Russia, Serbia, France and Belgium. जो बेल्जियम था ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था एंड देयरफॉर ब्रिटिश ज्वाइंड द वॉर। जापान जो था एक एलाई था ब्रिटेन का एंड डिजायर्ड कॉलोनीज इन द पैसिफिक, सो इट आल्सो ज्वाइंड द वॉर, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेब ऑफ अलायंसेस बायलैटरल वॉर बिकम द वर्ल्ड वॉर वन। इसके अलावा एक जो है स्किलफुल प्लान भी था। तो इस प्लान के हिसाब से जो जर्मनी था जर्मनी वांटेड टू अवॉइड टू फ्रंट वॉर एंड इट बिलीव दैट फ्रांस वुड कम टू एड ऑफ रशिया। उसकी वजह से ये एक तरफ रशिया है, वेस्ट की तरफ फ्रांस है, तो ईस्ट की तरफ रशिया है जर्मनी के। तो टू अवॉइड दिस टू फ्रंट वॉर जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी इंटेंडेड टू हैव अ क्विक विक्ट्री ओवर द फ्रांस बाय अटैकिंग इट वाया बेल्जियम एंड देयरफॉर वाइडनिंग द वेस्टर्न फ्रंट इन जो है विनिंग द वेस्टर्न फ्रंट इन विद इन 6 weeks टू देम
उसके बाद 6 हफ्ते में जीत के फिर फुल्ली फोकस करना है रशिया में ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। लेकिन जो है ये प्लान जो है ये फेल हो गया टू ब्रिंग द विक्ट्री ओवर द फ्रांस इन 6 वीक्स ओनली, एंड बिकॉज जो ट्रेंच वॉर स्टार्ट हो गया था, जो बेल्जियम वॉज डिफीटेड क्विकली, बट जब फ्रांस की बारी आई तो ये ट्रेंच वॉरफेयर में स्टार्ट हो गया, जिसमें ट्रेंच बना के लोग ग्राउंड में वॉर करने लगे थे। उसकी वजह से एक स्टेलमेट हो गया एंड बोथ साइड्स डक ट्रेंचेस विथ नो साइड मेकिंग एनी हेडवे टेरिटोरियल एडवांसमेंट। उसमें इसके अलावा लाइफ जो ट्रेंचेस में भी बहुत मिजरेबल थी ट्रूप्स के लिए, देयर वाज नो सैनिटेशन, और जब रेन होती थी तो ट्रेंचेस बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीजेस। उसकी वजह से स्पेनिश फ्लू जो है ओरिजिनेट हो गया था ट्रेंचेस में, और इस वजह से जो जर्मनी कुड नॉट अवॉइड द टू फ्रंट वॉर। फिर यूएस की एंट्री कैसे हुई वर्ल्ड वॉर वन में? तो यूएस जो है एक अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वारफेयर 1917 में ये स्टार्ट हुआ। तो जर्मनी जो नेवी थी वॉज डिफीटेड कन्विंसली बाय दी ब्रिटेन इन दी सरफेस वारफेयर इन 1916 के एंड तक। Therefore, जर्मनी जो है पैनिक हो गया एंड डिसाइडेड टू बिगिन दी अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वारफेयर एज लास्ट रिजॉर्ट। दैट इज, ये इसका मतलब क्या होता है अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वारफेयर का, कि अटैकिंग दी सरफेस वेसल without identifying its identity, and this led to the destruction of an US merchant vessel and loss of life of the UN citizens। तो उसकी वजह से यूएस एजिटेट हो गया। दूसरा जिमरमैन प्लान था जर्मनी का। तो जिमरमैन एक फॉरेन सेक्रेटरी थे जर्मनी के, एंड जर्मनी वाज अवेयर ऑफ पॉसिबल यूएस एंट्री ऑन द साइड ऑफ एलाइड पावर because of this unrestricted submarine warfare, and to delay US entry into World War One, जर्मनी ने प्लान किया था एक इनसाइड to war between Mexico and United States as part of this plan, and because US had interfered in the internal affairs of Mexico and overthrown the popularly elected leader जो थे मेक्सिको के, मेडेरो को, जो 1912 से 13 तक लीडर थे। and because of this background Germany hoped for the naval victory before the entry of US into World War One। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रिजल्ट क्या रहा वर्ल्ड वॉर वन का? तो जापान के लिहाज से देखें तो जो है जापान ने कैप्चर किया काफ़ी। इसमें क्या जो 4-5 की ब्रिटिश और पावर्स की तरफ जो है वो था, तरफ लड़ रहा था, तो लोग विक्टोरियस हुए। तो बिकॉज ऑफ दिस जापान कैप्चर्ड क्याचाओ आइलैंड एंड शांगतुंग प्रोविंस ऑफ चाइना। इट ऑल्सो कैप्चर्ड दी जर्मन पैसिफिक आइलैंड्स, एंड ऑल्सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन द यूरोपियन जो इकोनॉमीज थी वर वीक ड्यू टू द डिवास्टेशन कॉज बाय द वॉर, एंड देयरफॉर जो यूरोप का एक्सपोर्ट मार्केट था ये भी जापान और यूएस ने कैप्चर किया। एंड बिकॉज ऑफ दिस जापान जो है टेरिटोरियल गेन तो किया ही, बट ऑल्सो इंक्रीज इट्स शोर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट। एंड जो चाइनीज यूज थे दे स्टार्टेड द May 4th मूवमेंट इन 1919 अगेंस्ट जापानीज ऑक्यूपेशन of their territory, and as per the decision of Washington Conference of 1921, Japan withdrew from these territories of the China। However, its influence in the Pacific जो है ये increase हुआ and it emerged as a stronger power in the Pacific region। जो रशिया का क्या इफेक्ट रहा? तो रशिया suffered heavy losses at the hand of Germany, and the popularity of Tsar जो है ये crash down हो गई, and there was blood riots in the city of Russia due to the food shortage, और military leadership of Tsar in World War One come under heavy criticism within the army itself। This resulted to the disaffection in the army, और फेब रेवोल्यूशन हुआ 1917 का, and Tsar was forced to abdicate the throne, and therefore monarchy came to the end in the Russia। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आई पावर में, but it also not withdrew from the World War One because of the pressure from the Allied powers, and war defeat continued in the Russia, and finally in October revolution of 1917 जो Bolsheviks थे led by the Lenin overthrew the provisional government and fulfilled the promise made to the people of Russia to withdraw from the World War One by signing a treaty of जो है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क जो 1917 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसकी ये विड्रॉ कर गए जर्मनी के साथ ये ट्रीटी साइन करके। एंड दिस ट्रीटी वाज वेरी हार्श एज रशिया लॉस्ट ह्यूज टेरिटरीज टू द जर्मनी,
कौन कौन से जर्मनी से लॉस हुआ, तो इस ट्रीटी से इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, यूक्रेन और जॉर्जिया, ये सब जो है रशिया लॉस किया टेरिटरी का। एंड आफ्टर द विक्ट्री इन द वर्ल्ड वॉर वन, एलाइड पावर वर इवन डिड नॉट इनवाइट रशिया in the peace conference, and it had existed the World War One prematurely and was now ruled by communist। तो इस वजह से उन्होंने इनवाइट भी नहीं किया रशिया को, एंड कम्युनिस्ट थे बिकॉज दे बिलीव इन द एंड ऑफ कैपिटलिज्म, एंड उस समय का रेस्ट ऑफ द वॉर जो वर्ड था वॉज कैपिटलिस्ट, तो इसलिए रशिया को इनवाइट भी नहीं किया गया इसमें। फिर Italy felt cheated in this World War One because it was not given the territories it was promised for fighting on the side of Allied power। और these territories जो थी ये in the Balkan and of the Ottoman Empire were given to the Greece, which were the ally of Britain and also used for the creation of Yugoslavia। इसके अलावा जो इटालियन इकोनॉमी थी was devastated and there was high unemployment। जो सोल्जर्स थे रिक्रूटेड ड्यूरिंग द वॉर वर नाउ अनएम्प्लॉयड आफ्टर द वॉर, एंड इटली लाइक अदर्स एलाइड पावर वाज अंडर द बर्डन ऑफ लोन्स, जो कि यूएस से लिया गया था टू फाइट वर्ल्ड वॉर वन। फिर लीग ऑफ नेशंस पे क्या इम्पैक्ट रहा, तो द वॉर क्रिएटेड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, और इट जो है रिप्लेस द कंसर्ट ऑफ यूरोप, एंड इट्स गोल वाज टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस। तो लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुआ। फिर विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हुई, तो एक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन बिकम द बेसिस फॉर दिस विड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज। और इस एंड में इट इम्प्लॉय, ये इसका मतलब क्या था प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का, तो इट इम्प्लाइड दैट different nationalities been allowed to determine the boundaries of their countries, and that is each nationality has a right to have their own country ना। and because of this जो मल्टी एथनिक एम्पायर थे उनका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कंट्रीज लाइक पोलैंड हुआ फॉर पोल्स पीपल। तो ये पोलैंड जो है थोड़ा जर्मनी का, रशिया का और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का एरिया लेके पोलैंड बनाया गया। चेकोस्लोवाकिया बना फॉर चेक्स एंड स्लोवैक्स। तो ये अलग अलग चेकोस्लोवाकिया, चेक्स और स्लोवैक्स के अलग नहीं बने बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक वायबिलिटी, दोनों साथ में रहे। ये भी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का और जर्मनी का टेरिटरी लेके बनाया गया। फिर यूगोस्लाविया फॉर स्लेव्स बना, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया और मोंटेग्रो का टेरिटरी लेके बनाया गया। और ऑस्ट्रिया हंगरी जो था दे गॉट सेपरेटेड जस्ट बिफोर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, एंड पीस ट्रीटी रिड्यूस्ड देम टू वेरी स्मॉल साइज जो है नेशंस। फिर जो है वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स थे, तो इसमें 1918 में ये लाया गया था। तो इसमें यूएस के तरफ से था कि जो है सीक्रेट डिप्लोमेसी ये एबॉलिश की जाएगी, फ्री नेगोशिएशन ऑफ सी एंड टू रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर्स बिटवीन स्टेट्स। फ्रांस की तरफ से लिबरेशन ऑफ फ्रांस एंड रिस्टोरेशन ऑफ अल्सा क्लोरेन। ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्टोरेशन ऑफ बेल्जियम एंड इंडिपेंडेंट पोलैंड विथ एक्सेस टू सी। रशिया के लिए रोमानिया, सर्बिया एंड मोंटेग्रो टू बी इवैक्यूएटेड, and evacuation of the Russia and access to sea to Serbia and to Russia by perennial opening of the Strait of Dardanelles, और डिसआर्मामेंट एंड वार रिपरेशंस दिया जाएगा। तो ये 14 पॉइंट थे वुडरो विल्सन के। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस साइन हुई जो है जर्मनी के साथ, और इसमें जो है आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, जिसमें एलाइड पावर जीत गए थे। तो पहला तो ये है कि वाई एलाइड पावर विन दी वर्ल्ड वॉर वन, तो कई रीज़न थे। एक तो जर्मनी लॉस्ट ऑन द सी टू ब्रिटेन बिकॉज ऑफ द नेवल सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटेन, जर्मनी लॉस्ट द नेवल वॉर्स। इसके अलावा रिसोर्स कंपैरिजन की बात करें तो उस समय जो एलाइड पावर थी उसमें यूएस था जो टॉप इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड था इन 1914। ब्रिटेन जो है लार्जेस्ट कॉलोनियल पावर था, फ्रांस सेकंड लार्जेस्ट कॉलोनियल पावर था, वर्सेस जो सेंट्रल पावर्स थी दे वर ऑफ नो मैच। फिर फेलियर ऑफ स्केफेल प्लान हो गया, तो जो टू फ्रंट वॉर करने का जो जर्मनी का प्लान था वो फेल हो गया था, और उसके वजह से
फाइनली एलाइड पावर जीते। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो साइन हुआ जर्मनी के साथ, तो उसके क्या क्लॉजेज रहे, तो एक तो जर्मनी को डिसआर्म किया गया एंड इट वाज अलाउड टू हैव मैक्सिमम ऑफ 1 लाख सोल्जर ओनली 6 बैटल शिप्स, नो सबमरीन, नो टैंक, नो एयरक्राफ्ट। एंड कंस्क्रिप्शन वाज आल्सो बैंड इन दी जर्मनी। कंस्क्रिप्शन मीन्स कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, कि अगर कोई जो है जो किसी कंट्री की स्मॉल पॉपुलेशन होती है या स्मॉल स्टैंडिंग आर्मी होती है, तो वो कंस्क्रिप्शन बनाते हैं जिसमें कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं उनको 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक जो है कंपलसरी मिलिट्री में काम करना होता है, सर्विस देनी पड़ती है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्विस द कैंडिडेट में ज्वाइन द आर्मी और मे रिटर्न टू द सिविलियन लाइफ बैक। एंड देयरफॉर this allowed the country to had a ready pool of militarily trained people who could recruited at the times of war. And because of this banning of the conscription and disarmament of the Germany, the intent of the Allied power, especially France, was to keep the Germany militarily weak, so it cannot engage the aggression in the future. इसके अलावा ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉर रिप्रेशन लगाया गया जर्मनी पे, तो जो है 6600 मिलियन पाउंड का जो है वॉर रिप्रेशन पेनल्टी लगाई गई। एंड दिस was to be paid by Germany to compensate for the destruction of the civil infrastructure by German forces। और इसकी जो प्राइमरी बेनिफिशरीज थे उसमें फ्रांस और बेल्जियम थे। एंड फ्रांस ऑल्सो इंटेंडेड टू कीप जर्मनी परमानेंटली इकोनॉमिकली वीक, सो इट फेसेस नो जर्मन थ्रेट इन द फ्यूचर। इसके अलावा जो है कॉलोनीज थी ऑफ जर्मनी की, दे वर ऑल्सो टेकन ओवर बाय द विक्टोरियस पावर। लाइक अफ्रीका में जो जर्मन ईस्ट अफ्रीका था ये ब्रिटेन ने ले लिया। कैमरून एंड टोगोलैंड था, ये फ्रांस ने ले लिया। जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका था, वाज गिवन टू साउथ अफ्रीका विच वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और पैसिफिक जर्मन आइलैंड्स की बात करें तो it came under the control of Japan during World War I and they were retained by the Japan afterwards। फिर जर्मन टेरिटरी वॉज यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ पोलैंड ना, लाइक पोलिश कॉरिडोर जो है बना था विच सेपरेटेड ईस्ट प्रशिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द जर्मनी, वॉज गिवन टू पोलैंड फ्रॉम जर्मन टेरिटरी एंड टू गिव दी पोलैंड दी एक्सेस टू सी। इसके अलावा जो है एक अपर सेल्सिया वॉज पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ वोट इनटू द ईस्ट अपर सेल्सिया एंड वेस्ट अपर सेल्सिया। तो जो ईस्ट अपर सेल्सिया था जो है ये पोलैंड के पास गया और केवल वेस्ट अपर सेल्सिया वॉज रिमेनिंग विद द जर्मनी। एंड डेंजिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी जिसमें 95% जर्मन पॉपुलेशन थे। इसको अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस रख दिया गया एज अ फ्री सिटी ऑफ डेंजिंग। एंड दिस वाज टू अलाउ द एक्सेस एंड यूज ऑफ डेंजिंग पोर्ट फॉर द पोलैंड। टिल एल्जेक लोरेन जो है ये फ्रांस को रिस्टोर कर दिया गया। जो सार जो था, जो कि कोलरिच जर्मन एरिया था एडजेसेंट टू एल्जेक लोरेन, was put under the administration of the League of Nations and France was allowed to use the coal of the Saar for a period of 15 years, and after which there was to be vote for the people of Saar to decide whether they want to be part of Germany or part of जो है फ्रांस। तो इसके लिए रेफरेंडम हुआ था 1935 में, वेयर पीपल ऑफ द सार वोटेड टू बी विद जर्मनी, और उसकी वजह से जर्मनी का ही पार्ट रहा फिर सार। फिर राइनलैंड जो है विच फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन द फ्रांस एंड जर्मनी, इसको डीमिलिटराइज कर दिया गया राइनलैंड को। एंड दिस वाज टू इंश्योर दैट देयर इज इनफ अर्ली वार्निंग इन केस ऑफ फ्यूचर जर्मन अटैक। एंड जो राइनलैंड था वाज पार्ट ऑफ जर्मनी बट फ्रांस कैन नॉट सस्टेन देयर आर्मी देयर। इसके अलावा एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड जो जर्मनी के द्वारा गेन किए गए थे बाई ट्रीटी ऑफ जो है ब्रेस्टॉव with Russia, they were converted into independent countries, and because they were not given back to Russia because it was not communist country, and also due to principle of self determination they made it an independent state। जो यूक्रेन एंड जॉर्जिया थे वर रिकैप्चर्ड बाई रशिया ड्यूरिंग दी रशियन सिविल वॉर जो 1818 से 1920 तक चले। और इसके अलावा यूनियन बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इसको बैन कर दिया गया, इसको अकलस बोलते थे। दिस अकलस वाज
बार्ड। फिर वॉर गिल्ट क्लॉज लगाया गया था जर्मनी पे। तो जो जर्मनी वॉज लीगली मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर वन, एंड दिस वॉज एक लीगली बाइंडिंग था, इसमें वॉर रिप्रेशन देना था। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो जर्मन के कॉमन पीपल थे दे वर ऑल्सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये तो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस जो है जर्मनी से साइन हुई थी। दूसरा था अपना ट्रीटी, इस ट्रीटी में ट्रीटी ऑफ सीवियर्स, ये ओटोमन एम्पायर के साथ साइन हुई थी। एंड दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। जो अरब पॉपुलेटेड टेरिटरी थी ये इसको सेपरेट किया गया। तो इराक, पैलेस्टीन, जॉर्डन वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटेन और सीरिया वाज टेकन ओवर बाय द फ्रांस। एंड many areas of the Ottoman were given to Greece, including the eastern Thrace and जो है Samarina, which was on the mainland Turkey. And these state जो है territories were populated by the Turks. और later जो है मुस्तफ़ा कमाल led revolt and defeated Greece to force the renegotiation of this treaty, and therefore Turkey got back जो है Samarina and eastern Thrace. And therefore this treaty gave rise to the Turkish nationalism. फिर ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मैन साइन हुई ऑस्ट्रिया के साथ, ट्रीटी ऑफ ट्राइनॉन साइन हुई हंगरी के साथ, एंड दिस ट्रीटी लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी एंड लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया एंड पोलैंड। एंड नाउ ऑस्ट्रिया हंगरी वाज रिड्यूस्ड टू वेरी स्मॉल साइज नेशंस। फिर यूएस एंड जापान वर बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर वन, and because there was no battle on their homeland and they escaped because of this the devastation of war. US entered the war at the later stages and did not जो है incurred huge war expenditures, and US gave loans to the allied powers. तो Europe was under the debt of US and devastated economics of Europe lost their export market to US and Japan. उसकी वजह से इन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। इम्पीरियलिज्म जो है ये कंटिन्यू रहा एज अरब, इंडियंस एंड अफ्रीकन डिड नॉट गेट एनी सेल्फ गवर्नमेंट, और जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ जो आइडेंटिफिकेशन था ये सब यहाँ पे नहीं लगा। हाउएवर नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इंक्रीज्ड as the soldier from the colonies witnessed the defeat of European powers like Germany, Austria, Hungary, and therefore their notion of invincibility of whites it decreased. इसके अलावा World War contributed in the October Revolution of 1917, and because of this the establishment of first communist country of the world, that is USSR, happened, and this inspired the communists across the world and therefore boosted the growth of communism across the world. Like Communist Party of India जो है सेटअप हुई 1921 में in Russia by M.N. Roy, and then in India in 1925 Communist Party of China बनी। तो ये सारी कम्युनिस्ट राइज हुआ। तो अगर पीस ट्रीटी का हम लोग बात करें तो इसको फेलियर माना जाता है, बिकॉज पीस ट्रीटी फेल टू अचीव द लॉन्ग टर्म पीस एंड रदर सोर द सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ये बोला जाता है। तो ये ऐसा क्यों? तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था वॉज नॉट फॉलोड इन द केस ऑफ लूजिंग पावर इन कॉलोनीज। केवल जो जीते थे उन्हें वही लोग प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन फॉलो कर रहे थे। द न्यू ऑस्ट्रिया हैड मेजॉरिटी ऑफ जर्मन, but the जो treaty of Versailles थी it barred the union between Austria and Germany, and because France did not want Germany to become stronger. फिर एक सुडेटेनलैंड था, ये एक इंडस्ट्रियल रिच एरिया था हैविंग सिग्निफिकेंट जर्मन पॉपुलेशन, was added to Czechoslovakia from the Austria-Hungary Empire and not merged with the Germany. तो and allied power जो थे justified the exceptions of principle of self-determination by citing the need for economic viability of the newly formed countries like Czechoslovakia. However, 1931 में proposal किया गया था of a custom union between Austria and Germany, which make perfect economic sense for struggling economies of Austria and Germany, especially after the Great Depression of 1929. लेकिन जो है इसको लीग ऑफ नेशन में चैलेंज किया गया एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनल जस्टिस था, इस फ्रांस ने इसको चैलेंज किया एंड देयरफॉर इट वाज दिस कस्टम यूनियन बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी वाज नॉट अलाउड डिस्पाइट ऑफ देयर सफरिंग इकोनॉमी। इसके अलावा जो ट्रीटी ऑफ
सर्विस थी जो ओटोमन के साथ साइन हुआ था, दे इट वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एज नाउ मेनी टर्किश पॉपुलेटेड एरियाज वर गिवन टू ग्रीस। फिर जो अरब थे दे ऑल्सो denied the principle of self-determination because during World War One, Britain had promised Arabs the self-government after the war ends, and against their for their support against the Ottoman Empire. एक मिलिट्री जो है मिलिट्री man named P.F. Lawrence mobilized the Arabs to start a civil war to weaken the Ottoman Empire within. But Arabs soon felt cheated, and 1917 में Britain brought out the Balfour Declaration, which declared their intent of creating Israel for Jews from Palestine. And this angered the Arab, and also the Arab territories now become the colonies of France and Britain. और जो जर्मनी का जो ज़ार डेंजिंग थी वाज मेजॉरली द जर्मन, एंड दे वर पुट अंडर द लीग ऑफ नेशंस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बेनिफिट ऑफ फ्रांस एंड पोलैंड रिस्पेक्टिवली। तो इस सब की वजह से प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं फॉलो हुआ इन लेटर एंड स्पिरिट, एंड देयर वाज आल्सो नो सेल्फ गवर्नमेंट फॉर अफ्रीकन्स, एंड कॉलोनीज ऑफ जर्मनी वर टेकन ओवर बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन इन द अफ्रीका। एंड जो मैंडेट्स वाज द name given to those colonies of the central power, that is it was now a mandate or responsibility of Britain, South Africa and France to prepare these colonies for independence at a later date, which was never fulfilled, and colonial exploitation continued by the Europeans in these colonies. इसके अलावा Indian nationalists felt cheated also, as instead of bringing the promised official government, जो ब्रिटेन जो ब्रिटिश अथॉरिटेरियनिज्म था ये इंक्रीज हुआ इन द फॉर्म ऑफ रूलेट एक्ट विच प्रोवाइडेड द प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसके अलावा फिर बाद में टू जलियांवाला बाग मैसेकर बाय जनरल डायर हु वेंट अनपनिश्ड, और जो रोलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था इट वाज ब्रूटली सप्रेस्ड, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1919 का डिड नॉट ब्रिंग एनी रियल सेल्फ गवर्नमेंट दैट वाज प्रॉमिस्ड, एंड हार्श ट्रीटी ऑफ जो सीवियर्स थी इट लेड टू द खिलाफत मूवमेंट ऑल्सो इन इंडिया 1920 to 1924, एंड इट वॉज सेड दैट द ट्रीटीज वॉज डिक्टेटेड पीस ना, तो पीस आया बट तरीके से डिक्टेटेड पीस था, because none of the demand except a few of the Germans was accepted. पीस ट्रीटी में ये होता है कि जो हारता है उसकी भी डिमांड मानी जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें कोई मेजर डिमांड नहीं मानी गई, एंड जर्मन डेलीगेशन वाज नॉट इवन अलाउड टू स्पीक, एंड दे कुड नॉट सबमिट देयर डिमांड्स एंड प्रोटेस्ट ओनली इन राइटिंग, बोल भी नहीं सकते थे, केवल राइटिंग में देना है प्रोटेस्ट, एंड आइडियली जो पीस ट्रीटी होती है इट शुड टेक द अकाउंट ऑफ all concern power, especially the losing power, तो because of this जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इतनी हार्श थी ये एक फेक पीस ट्रीटी फर्स्ट पीस ट्रीटी साबित हुई, एंड बिकॉज इट इज वॉज अनड्यूली हार्श, एंड जर्मनी थी दे लॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ टेरिटरी, एंड इट वॉज ओनली जर्मनी विच वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स कॉलोनियल एम्पायर, बाकी लोग की कॉलोनीज चल रही थी बढ़िया से, एंड द वॉर एम्स ऑफ द यूएस इन द फॉर्म ऑफ वुडरो विल्सन पॉइंट aimed at universal disarmament, but it was only Germany which was made to disarm. इसके अलावा this militarily weakened Germany was vulnerable to the threats from the neighbors and incapable of self-defense also, and it was also struggled to maintain the domestic law and order stability due to the cap on the number of soldiers Germany could have, and this resulted in the rise of private armies in the private armies of the political entities in the Germany, which hurt the credibility of the German government. And जो कीन्स थे जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, इनका व्यू था कि जो वॉर डिप्रेशन है ये बहुत हाई है, 200 मिलियन पाउंड जो है ये जस्टिफाइड अमाउंट है वॉर डिप्रेशन का, जबकि 6600 मिलियन पाउंड जो है लगाया गया था, विच वॉज अनड्यूली हार्श, एंड द रियल इंटेंट वाज टू कीप जर्मनी इकोनॉमिकली वीक परमानेंटली। तो ये जो है रहा जो है एंड वर्ल्ड वॉर वन का। और नेक्स्ट
हम लोग क्लास में इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कृपया अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सजेशंस कमेंट करें, कोई चीज़ नई आपको पता चली हो उसको कमेंट करें, डिस्कस करें आपस में। और इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।